गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 6 से 10 तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, टेंस एक ऐसी चीज है, ऐसा बिंदु है जो अंग्रेजी व्याकरण की दृष्टि से एक आधार बिंदु है। जिस बालक को टेंस का नॉलेज नहीं होता है वह अंग्रेजी ग्रामर की दृष्टि से कमजोर होता है। इसलिए अगर किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी में सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले उसे टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि वो मेरे वीडियो को जरूर देखें। देखिए, आज का बिंदु अपना है जो मैं बताने जा रहा हूं वो है हमारा टेंस। देखिए, टेंस का मतलब क्या होता है? काल। काल तो हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है? काल। और काल का मतलब क्या होता है? समय। तो देखिए, समय को किस प्रकार से डिवाइडेशन किया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टेंस को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया है। हर स्टूडेंट इस बात को जानता है कि टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में। इसमें पहला भाग होता है अपना प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है बताइए? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है हमारा वर्तमान काल। ठीक। दूसरा बिंदु अपना पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है भूतकाल। तीसरा बिंदु अपना होता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस होता है फ्यूचर टेंस, इट मीन्स भविष्य काल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी इस बात को समझ गए होंगे। पहला बिंदु जो सबसे पहले टेंस की पहली सीढ़ी है, इसको अपन कहते हैं कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? अपना 3 भागों में। पहला प्रेजेंट टेंस, इट मीन्स वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अब देखिए, वर्तमान वह समय जो वर्तमान में हमारे सामने है, जो चल रहा है, वह हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट भूतकाल वह समय जो निकल गया वो हमारा क्या होता है? पास्ट टेंस। और फ्यूचर भविष्यत काल जो आने वाला है वो हमारा क्या होता है? भविष्यत काल। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। आज 7 जून है। क्या है बताइए? 7 जून 1921। ठीक। तो 7 जून 1921 ये हमारे लिए क्या है? आज है, आज की डेट है। इसलिए ये हमारे लिए क्या हो गया? प्रेजेंट। तो इस समय है वर्तमान हमारे सामने। और जो समय निकल गया, यानी 7 जून से पहले क्या था बताइए? 6 जून 1921। 6 जून हमारे लिए क्या हो गया? पास्ट। और इसी प्रकार से आने वाला है 8 जून। ये हमारे लिए क्या हो गया? 8 जून 1921। ये क्या होगा हमारे लिए? फ्यूचर। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपके समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर हमारा क्या है। प्रेजेंट 7 जून है, पास्ट में 6 जून चला गया और फ्यूचर में आने वाला क्या है? हमारा 8 जून। तो ये हमारा इस प्रकार से टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसको आगे बढ़ाते हुए
इसके चार चार भाग किए गए हैं, यानी प्रत्येक टेंस को हम चार भागों में बांटते हैं। देखिए, प्रत्येक टेंस को हम चार भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे प्रत्येक टेंस को चार भागों में। इसमें सबसे पहला जो अपना आता है वो टेंस है अपना इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जिसका दूसरा नाम होता है सिंपल। सेकंड इसका दूसरा पार्ट होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है बताइए? कंटिन्यूअस। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। थर्ड आता है परफेक्ट, और चौथा होता है अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, पहला है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट मीन्स अपूर्ण, ये टेंस होता है अपूर्ण के नाम से जाना जाता है। कंटिन्यूअस होता है सतत। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और इसमें आता है पूर्ण सतत। अब आप समझ गए होंगे कि जब टेंस को तीन भागों में बांटा गया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? चार। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि टेंस के कुल कितने भाग हो गए। हम सब बता सकते हैं। प्रेजेंट के भी चार भाग यही है, पास्ट के भी चार भाग और फ्यूचर के भी हमारे चार। तो 4 इंटू 3, यानी 3 टेंस है, तीनों के चार चार भाग इंटू 12। इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस के कुल कितने भाग होते हैं? 12। टेंस के कुल कितने भाग होते हैं बताइए? 12। तो हम टेंस का अध्ययन 12 भागों में करेंगे, जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रकार से मान के चले कि अंग्रेजी व्याकरण की एक नींव है। शुरुआत यहीं से होती है, और 9वीं 10वीं की कक्षाओं में जो परीक्षा में प्रश्न पत्र है उसमें 4 या 5 नंबर का बिंदु टेंस से संबंधित आता है, और वह बिंदु है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर आपके ये चीज समझ में आ गई टेंस का डिवाइडेशन, अब इसके बाद टेंस में एक्चुअल में क्या होता है, इसको पढ़ने से पर्पज क्या है। तो देखिए, हम टेंस पढ़ते हैं, इसका हमारा पर्पज क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। कितने हमको इससे फायदे हैं जो देखिए। तो आप देखिए, पहला बिंदु सबसे पहले है टेंस को पढ़ने से हमारे अंदर किस चीज का ज्ञान होता है? नॉलेज। सबसे पहला बिंदु आता है नॉलेज ऑफ वर्ब। पहला बिंदु हमारा क्या आता है? नॉलेज ऑफ वर्ब, क्रिया का ज्ञान। क्योंकि टेंस में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है वर्ब का होता है। तो पहला बिंदु नॉलेज ऑफ वर्ब। सेकंड नंबर पर हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ वोकेबुलरी। क्या होता है बताइए? डेवलपमेंट ऑफ वोकेबुलरी। इट मीन्स शब्दकोश, हमारे मीनिंग्स शब्दकोश में बढ़ती है, क्योंकि जितना हम वाक्य बढ़ाएंगे सेंटेंस के मीनिंग्स का होना जरूरी है, तो वे मीनिंग्स भी याद हैं। नंबर तीसरा जो फायदा है नॉलेज ऑफ वर्ब, डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी और कंपोजिशन।
एबिलिटी। सबसे पहले क्या है, कंपोज हम किसी भी, जब टेंस का नॉलेज हो जाएगा तो कोई भी रचना हम ठीक प्रकार से उसको क्या है बना पाएंगे। कोई भी निबंध बना सकते हैं, किसी स्टोरी को लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर का निर्माण भी हम टेंस के आधार पर कर सकते हैं। तो ये हमारे इससे क्या है, हमारे पर्पज या इसका बेनिफिट जिसको कहा जाता है। तो आप सभी को इन बातों का ध्यान में रखना है कि टेंस पढ़ने से हमें एक्चुअल में कितना क्या फायदा होता है। अब इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सबसे पहला बिंदु जो बताने जा रहा हूं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला बिंदु क्या है बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान हम देखेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते है, ता। हेल्पिंग वर्ब डू डैट्स, मेन वर्ब B1 या B1 प्लस SES और पैसिव फॉर्म होती है इज, एम, आर प्लस VT। प्रत्येक टेंस में हमको इन तीन बातों का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब डू डैट्स, मेन वर्ब B1 या B1 प्लस SES, पैसिव फॉर्म इसमें क्या होता है इज, एम, आर प्लस VT। ये आपको याद रखना है। अब विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सभी टेंसों में सभी चीज समान चलती है, लेकिन इसमें कुछ अलग से हटके है। तो देखिए नॉट पहला बिंदु, अफर्मेटिव में आपको B1 या B1 प्लस SES और सेकेंड नंबर पर अदर सेंटेंसेस, इसमें आपका आता है डू डज प्लस V1। देखिए यहां पर ये क्लियर होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं किया जाता और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या उसमें फिर हम क्या है SES फॉर्म का यूज करते हैं, यानी क्रिया में क्या SES जोड़ते हैं। अन्य प्रकार के वाक्य जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों प्रकार में हम डू डज के साथ B1 का यूज करते हैं, जबकि अन्य जो टेंस है उसके अंदर क्या होता है सभी प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का यूज करते हैं। इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डू डज, डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डज का प्रयोग कब करते हैं। देखिए डू का प्रयोग किया जाता है आई, वी, यू, ते, वे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज का प्रयोग ही, शी, इट, नेम, वे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो डू का प्रयोग और डज का प्रयोग क्लियर हो गया आपके। डू का प्रयोग कहाँ करते हैं, आई, वी, यू, दे, वे प्लूरल सब्जेक्ट साथ, और डज का ही, शी, इट, नेम व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं। अब यहां पर अगर अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगाते तो B1 तो आना ही है, SES भी जोड़ते। तो देखिए अफर्मेटिव में क्या करते हैं, B1 जहां पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल B1 फॉर्म लगाते हैं, और ही, शी, इट, नेम व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
B1 प्लस एस फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं? B1 प्लस एस फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे वह रोजाना बाजार जाता है। ठीक है, वह रोजाना बाजार जाता है, क्या हो जाएगा? ही गो, यह जोड़ दे, गोज टू मार्केट डेली। तुम बाजार से पुस्तक लाते हो। इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? सब्जेक्ट हमारा यू है, इसमें दे रखा है, तो यू लाना क्या है? ब्रिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट। इस प्रकार से हम क्या ट्रांसलेशन इसकी करते हैं। अब आप जानेंगे, देखिए इसमें क्या विशेष रूप से बताया है कि ये किस प्रकार से हमने शब्दों को रखा है। तो हमने शब्दों को यहाँ पर किस प्रकार से रख रहे हैं, इसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो हमें ध्यान में होना चाहिए, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट लें। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, शब्दों को किस क्रम में रखते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर है, वो आपके सामने रख रहा हूं। पहला सब्जेक्ट B1 या B1 प्लस एस, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। नंबर 2, दूसरा ये अफर्मेटिव के लिए है। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। तीसरा इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। चौथा स्ट्रक्चर में बनता है क्वेश्चन वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट नॉट, B1 ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। इस प्रकार से चारों प्रकार के वाक्यों के हमने 4 स्ट्रक्चर लिख दिए। पहला स्ट्रक्चर हमारा किसमें है? अफर्मेटिव। दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए, जब भी हम किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेशन करेंगे। वैसे सामान्य स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। सामान्य स्ट्रक्चर में क्या आता है? देखिए तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले विद्यार्थी को यही याद करना होता है। जिस प्रकार से जो टेंस है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती है, बाकी शेष स्ट्रक्चर वही रहता है और हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब इसमें आगे रूल्स और एग्जाम्पल्स बहुत कुछ है जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।